नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है टाइम्स नाउ नवभारत पर चक्रव्यूह में। आज आपका साथी मैं हूं राकेश पांडे। शुरू करते हैं चक्रव्यूह और रोज की तरह सबसे पहले आपको बताते हैं कि आज कौन कौन सी कहानियां, कौन कौन सी स्टोरीज आपने पसंद की है, उनको कितना नंबर दिया है, कौन सी स्टोरी आप कितने नंबर पर देखना चाहते हैं। तो जिन स्टोरीज की बातचीत हुई थी उसमें एक विकल्प हमने आपको दिया था, उद्धव ठाकरे के दल में दलदल है, क्या फिर से पार्टी एकजुट होगी या फिर टूट बड़ी होती जाएगी। इस खबर को 19% लोगों ने पसंद किया है कि इस खबर पर पूरा विश्लेषण, इस खबर की हर परत को वो देखना और समझना चाहते हैं। स्टोरी नंबर 2 है, नीट से पहले डिजिटल स्ट्राइक हुई है। परीक्षा से पहले इस परीक्षा को फुल प्रूफ बनाने के लिए अफवाहों के कौन कौन से अड्डे बैन कर दिए गए। इस खबर को देखने के लिए 23% लोगों ने अपना वोट किया है कि इस खबर की पूरी जानकारी वो चाहते हैं। शाम 7:28 पर इस खबर की पूरी डिटेल में आपके सामने रखूंगा। एक और बड़ी खबर है, अयोध्या के राम मंदिर के सोने की जांच में एसआईटी है, जो घपले की बातचीत हो रही है। दूसरे दिन क्या मिला है, इस खबर को 27% लोग देखना चाहते हैं। और जो खबर सबसे ज्यादा वोट पाकर नंबर 1 बनी है, यानी जिस खबर को आप सबसे पहले देखना चाहते हैं, उसका विश्लेषण देखना चाहते हैं, वो है अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावे का छलावा। जांच के चक्रव्यूह में कौन कौन है, इस खबर को देखने में सबसे ज्यादा 31% दर्शकों ने दिलचस्पी दिखाई है कि वो इस खबर को सबसे पहले देखना चाहते हैं, उसका विश्लेषण देखना चाहते हैं। और यही चक्रव्यूह में आज की हमारी कवर स्टोरी है। लेकिन ये खबर शुरू करूं और इसकी पूरी जानकारी आपके सामने रखूं, उससे पहले एक फिल्म का डायलॉग आपके सामने रखता हूं। फिल्म का डायलॉग है, उठा ले रे बाबा उठा ले। फिल्म हेरा फेरी का ये डायलॉग है, परेश रावल किरदार में थे, लेकिन ये आज फिर से ये डायलॉग लोगों की जुबान पर है। क्यों, इसकी चर्चा आगे करूंगा। आज सवाल किसी फिल्मी हेरा फेरी का नहीं है, सवाल अयोध्या में राम लला के दरबार में चढ़ाए गए चढ़ावे को लेकर खड़े हो रहे हैं। करोड़ों के चढ़ावे में सेधमारी का आरोप लगा है, सैकड़ों करोड़ के सोने चांदी की शिलाओं की हेरा फेरी का आरोप लग गया है। राम मंदिर से जुड़े कई लोगों के नाम सामने आ रहे हैं। करोड़ों राम भक्त हतप्रभ हैं, हैरान हैं कि यह क्या हो रहा है। जहां पर उनकी आस्था टिकी हुई है, जहां पर श्रद्धा टिकी हुई है, वहां पर इस तरीके की हेरा फेरी का आरोप। हर कोई जानना चाहता है कि इस पूरे मामले का सच क्या है, सच है भी या किसी ने अफवाह फैलाई। लेकिन लोग कह रहे हैं कि आग लगी है तभी तो धुआं उठा। सच को लेकर जब बात सत्य की आ रही है, जब बात राम की आ रही है, तो सत्य को लेकर गोस्वामी तुलसीदास ने भी रामचरितमानस में लिखा है। एक चौपाई है, सत्य मूल सब सुकृत सुहाए, वेद पुराण विदित मनु गाए, जिसका अर्थ है कि सत्य ही हर पुण्य कर्म की जड़ है। और इसीलिए अयोध्या में चल रही एसआईटी जांच का सबसे बड़ा टारगेट है, सबसे बड़ा उद्देश्य भी यही है कि आरोपों और प्रत्यारोपों के बीच सच क्या है वो देश के सामने हम लेकर आए। क्या रामलला के खजाने पर सच में किसी ने डाका डाला? अभी तो एक सामने आया कि 7.5 करोड़ रुपए चोरी किया इन लोगों ने। इसके पहले 8 महीने का सीसीटीवी फुटेज डिलीट किया है इन्नू यादव ने। ये लगातार ये काम चल रहा था। क्या करोड़ों श्रद्धालुओं के चढ़ावे में किसी ने सेंध लगा दी? जितने लोग भी ट्रस्ट से जुड़े आज वो सब करोड़ों पे खेल रहे हैं। तो 5 साल के अंदर कहां से ऐसा पैसा आ गया सभी के पास कि सब आज करोड़ों पे खेल रहे हैं। सबके पास गाड़ी घोड़ा बंगले और नौकर चाकर सब है। क्या रामलला के कीमती आभूषणों के साथ खेल हुआ? अगर जो सब बैठे हैं पुराने लोग, हमारे सारे लोग, ये अगर गड़बड़ करेंगे तो फिर हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। क्या राम मंदिर को दान में मिली स्वर्ण रजत शिलाओं की हेरा फेरी हुई? सबसे बड़ा सवाल, क्या राम मंदिर को दान में मिली श्रद्धा की पूंजी को किसी ने अपनी निजी संपत्ति में बदल दिया? और राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के सदस्य होने के बाद ये उनका भवन है जो उन्होंने नया निर्माण कराया है। आप देख सकते हैं ये भवन जो है आलीशान भवन बना है, जिसमें लिफ्ट भी लगाई गई है। डॉक्टर अनिल मिश्रा अपने आंखों के इलाज के लिए वो इस समय केरल गए हुए हैं। हेरा फेरी या सियासत, एसआईटी ढूंढ रही जवाब। पर राम जन्मभूमि के नाम पर राम रतन की लूट की जा रही है। ये देश के लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। ये हमारी आस्था और इस देश के समस्त हिंदुओं के लिए
डूब मरने का विषय है। हेरा फेरी के आरोपों का सच क्या है? क्या राम मंदिर के खजाने को लेकर उठे आरोपों के पीछे कोई सच्चाई है, या फिर यह दुनिया के सबसे भव्य हिंदू मंदिर को बदनाम करने की सुनियोजित कोशिश है? आज पूरा देश इसी सवाल का जवाब तलाश रहा है। प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम, उनको मानने वाले, उनके रास्ते पे चलने वाले बहुत दुखी हैं। अगर सब कुछ व्यवस्थित था तो फिर एसआईटी बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? अगर आरोप पूरी तरह निराधार हैं, तो एसआईटी लगातार दूसरे दिन मंदिर परिसर में क्या तलाश रही? और अगर कहीं कोई गड़बड़ी हुई है, तो आखिर वो कौन लोग हैं जो राम मंदिर से जुड़े लोगों का नाम बदनाम करने में लगे हैं? तो दान पात्र से दौलत तक सब कुछ एसआईटी के रडार पर है। आज लगातार दूसरे दिन एसआईटी ने जांच की है। किन किन पहलुओं पर जांच हो रही है, इसकी चर्चा आगे होगी। लेकिन आज अयोध्या से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, उन्हें पूरा देश बेहद ध्यान से देख रहा है। राम मंदिर में कथित चढ़ावा गबन मामले की जांच एसआईटी कर रही है और आज भी एक एक दस्तावेज, एक एक सीसीटीवी फुटेज और एक एक कर्मचारी जो वहां पर काम कर रहे हैं और जो इस प्रक्रिया से जुड़े हैं, उनकी भूमिका खंगाली गई है। दान की गिनती की प्रक्रिया, इससे कौन कौन लोग जुड़े थे, उनकी भूमिका, उन सभी को एसआईटी जांच रही है। एसआईटी ने सवाल जवाब भी किया है, क्योंकि यहां पर मामला सिर्फ हेरा फेरी का नहीं है कि कुछ घपला हो गया उसकी जांच एसआईटी कर रही है। जी नहीं, मामला दरअसल करोड़ों राम भक्तों की आस्था से जुड़ा हुआ है, उस श्रद्धा से जुड़ा हुआ है जिस श्रद्धा के साथ करोड़ों राम भक्त राम मंदिर पहुंचते हैं, अपने आराध्य के रामलला के दर्शन करते हैं और अपनी श्रद्धापूर्वक दान करते हैं। लेकिन उस दान में चोरी हो जाए, यह कोई राम भक्त सपने में सोच नहीं सकता और इसीलिए यह बेहद गंभीर मसला है। सूत्र यह बता रहे हैं कि एसआईटी ने दान पेटियों की गिनती में शामिल सभी कर्मचारियों का पूरा डेटा ब्यौरा मांगा है। सिर्फ कर्मचारी ही नहीं, उनके रिश्तेदारों की संपत्तियां भी जांच के दायरे में, कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इधर से उठाकर कहीं और रिश्तेदारों तक कुछ ट्रांसफर कर दिया गया। सीसीटीवी जहां गिनती होती है, बताया जा रहा है कि वहां पर सीसीटीवी लगा हुआ है, तो सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहा है। इस बात की भी गुंजाइश तलाशी जा रही है कि क्या वहां पर से कोई गड़बड़ी हो सकती है। दान पेटी से लेकर बैंक खाते तक की पूरी चेन की पड़ताल हो रही है कि दान पेटी से कितना पैसा निकला, बैंक तक कितना पहुंचा हुआ पैसा पहुंचा, कितना जमा हुआ। अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले में अयोध्या पुलिस को आज तीन लिखित शिकायतें मिली। पहली शिकायत दी है धर्म सेना के संस्थापक संतोष दुबे ने। संतोष दुबे बाबरी विध्वंस के समय से इस आंदोलन से जुड़े हुए, लेकिन आज आक्रोशित है इस तरीके का मामला सामने आया तो। दूसरी शिकायत दी गई है यूपी युवा कांग्रेस के उपाध्यक्ष हैं शरद शुक्ला और तीसरी शिकायत दी है करणी सेना ने। हालांकि सूत्रों की माने तो पुलिस ने अभी तक कोई भी एफआईआर इस पूरे मामले में या इन तीनों तहरीर पर कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं की। हम लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ है। हम चारों चोरों को, चोर चंपत राय, चोर अनिल मिश्रा, चोर टिन्नू यादव यानी रामशंकर यादव, चोर गोपाल राव, चारों के नाम हम एफआईआर देने के लिए आए हैं कि एफआईआर दर्ज करें। अगर नहीं करेंगे तो हम एसएसपी से मिलेंगे, एसएसपी नहीं करेंगे, डीआईजी है, फिर आईजी है, फिर डीजीपी है, नहीं करेंगे तब हम अदालत में जाएंगे। पीछा नहीं छोड़ेंगे इन चोरों का। और एसआईटी जैसी भ्रामक व्यवस्था के पीछे हम अपना समय नष्ट नहीं कर सकते हैं। एसआईटी पर हमारी कोई आस्था नहीं, कोई विश्वास नहीं। तो एक तरफ एसआईटी की जांच आगे बढ़ रही है, लेकिन दूसरी ओर पैरेलली इस पूरे मामले में सियासत भी बहुत आगे बढ़ गई है। क्योंकि दरअसल प्रभु राम सिर्फ भगवान ही नहीं, उनका नाम भारतीय राजनीति का शायद सबसे शक्तिशाली शब्द है। एक ऐसा नाम जिसने सरकारें बनवा दी, जिसने सरकारें गिरा भी दी, जिसने किसी पार्टी को सत्ता से बहुत दूर कर दिया, आंदोलन खड़ा किया इस देश में, करोड़ों लोगों की भावनाओं को एक सूत्र में बांध दिया। लेकिन आज उन्हीं प्रभु राम के धाम में चढ़ावे के पैसों में सेंधमारी का आरोप लग रहा है, गबन के आरोप लग रहा है। आरोप लग रहा है कि करोड़ों रुपए वहां से डकार दिया गया। इन आरोपों की आंच में सियासत अपनी अपनी रोटियां सेकने में लगे हैं। सियासतदान, नेता, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, इन्होंने एक्स पर क्या कुछ लिखा वो आप देखिए, आपके सामने है। अखिलेश यादव लिखते हैं, आगे आगे देखिए होता है क्या। चढ़ावे से बात चंदे तक पहुंची और चंदे से जमीन तक और जमीन से
अति बहुमूल्य अरबों रुपए की श्रीराम शिलाओं के गायब होने तक, भाजपाइयों के अनरजिस्टर्ड अंडरग्राउंड संगी साथियों की केवाईसी करवाई जाए। अयोध्या के इस महापाप महाघोटाले के पीछे कौन सा सनातन विरोधी गिरोह काम कर रहा, इसकी गहरी पड़ताल हो, यह मांग कर रहे हैं सपा के मुखिया अखिलेश यादव। विमान की एफआईआर बड़ी होगी, हमारी और आपकी कानूनी एफआईआर तो संविधान वाली है, वो तो अलग विषय है, लेकिन जो भाईवान की एफआईआर लिखी जाएगी उसका क्या करोगे आप? तो हमें तो ये पता लगा कि डबल इंजन की डबल टंकी है, बड़ी बड़ी टंकियां हैं, वो भरी जा रही है। तो दरअसल जिस सियासी तरीके से अखिलेश यादव हमला बोल रहे हैं, बीजेपी आरोप लगा रही है और सवाल पूछ रही है कि इसमें क्या विपक्ष सियासत की गुंजाइश तलाश रहा है। लेकिन राजनीति में अक्सर सवालों से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है सवाल पूछे जाने का समय। आप सोचिए कि जिस राम मंदिर को भारतीय जनता पार्टी अपनी सबसे बड़ी वैचारिक उपलब्धि मानती है, जिस मंदिर को लेकर दशकों तक राजनीति हुई, उसी मंदिर में चढ़ावे की चोरी पर समाजवादी पार्टी समेत पूरा विपक्ष अब सवाल उठा रहा है। तो ऐसे में सवाल बनता है कि क्या सच में यह सिर्फ चंदा चोरी का मामला है, या फिर सामने साल भर से भी कम समय बचा है 27 का चुनाव में, यानी उत्तर प्रदेश के चुनाव में। तो क्या यह यूपी चुनाव की तैयारी का नया फॉर्मूला है समाजवादी पार्टी की ओर से? गमन तो हुआ है, भारी गमन हुआ है, तो उसकी निष्पक्ष जांच कराई जाए। तो जांच होना चाहिए, निष्पक्ष जांच होना चाहिए। समाजवादी पार्टी के नेताओं से जो शब्द निकल रहे हैं, इनको भारत की संस्कृति से, संस्कारों से बिल्कुल विपरीत मैं मानता हूँ। आने वाले दिनों में इसका खामियाजा समाजवादी पार्टी को भुगतना पड़ेगा। और ये इन लोगों ने हमेशा सौदा ही जहर का किया है, इनके पास और कोई शब्दावली ही नहीं है। एसआईटी गठित करके ये मान लिया कि गड़बड़ी तो हुई है जबरदस्त तरीके से, ये साबित करता है। पहले इन्होंने चंदा चोरी के नाम पर पूरी तरीके से राम जन्मभूमि का जब मुद्दा चल रहा था, उस समय लोगों ने शीला पूजन करा के गांव में तमाम पैसे वसूले लोगों से। वो 1400 करोड़ रुपए के ऊपर की चोरी है। राम भक्ति की बात वे भी कर रहे हैं जो कल तक राम भक्तों पर गोलियां चलाते थे। उनको भी एहसास हो गया राम भक्ति की ताकत का। अब उनको भी इस बात का एहसास हो रहा है कि अगर वे इससे भटके तो ऐसा ना हो कि जनता फिर उनको हमेशा के लिए भटका दे। राम मंदिर में आने वाला एक एक रुपया और उसका पूरा सफर अब एसआईटी के रडार पर है। साफ है कि इस मामले को सिर्फ आरोप मानकर अगर छोड़ नहीं दिया गया, बल्कि हर तथ्य दर परत दर परत जांच हो रही है। सूत्र यह बता रहे हैं कि एसआईटी फिलहाल 4 प्रमुख लोगों की भूमिका को लेकर जानकारी जुटा रही है। उनके नाम मैं आपके सामने रखता हूं। इनमें राम शंकर उर्फ टिन्नू यादव का नाम है, केडी तिवारी का नाम है, सोमेश आनंद और अनिल मिश्रा जो कि ट्रस्टी हैं, उनके नाम भी शामिल बताए जा रहे हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर आपके सामने मैं यह साफ कर दूं कि इन सभी नामों से जुड़ी एसआईटी की जांच अभी जारी है। कोई भी आरोप अभी तक सिद्ध नहीं हुआ है, लेकिन एसआईटी जो आरोप लगे हैं वो आरोप है, सच है या अफवाह है, उनको सत्यापित करने का काम कर रही है। एसआईटी की रिपोर्ट आने से पहले किसी भी व्यक्ति को दोषी मान लिया जाए, यह बिल्कुल भी उचित नहीं है। लेकिन इन 4 नामों में सबसे ज्यादा चर्चा जिस नाम की हो रही है वो है राम शंकर उर्फ टिन्नू यादव का। कहा यह जा रहा है कि कभी बेहद साधारण सा जीवन टिन्नू यादव जी रहा था। आज गिनती हो रही है अयोध्या के प्रभावशाली लोगों में। लोग पूछ रहे हैं कि आखिरकार यह अचानक से बदलाव कैसे हो गया। सवाल यह भी है कि आखिर कौन है टिन्नू यादव और क्यों बार बार टिन्नू यादव का ही नाम सामने आ रहा है, इस पर भी आप गौर कर लीजिए। तो राम शंकर उर्फ टिन्नू यादव ट्रस्ट के शीर्ष पदाधिकारियों के करीबी सहयोगी माने जाते हैं। यह जनाब कभी ऑटो और मोटरसाइकिल से सफर किया करते थे, लेकिन राम मंदिर बना, दिन भर गए। अब साहब कई संपत्तियों को लेकर चर्चा में। टिन्नू यादव के अयोध्या और लखनऊ में निवेश की जांच की चर्चा हो रही है कि कई जगहों पर कई होटलों में निवेश कर दिया। लोग पूछ रहे हैं कि अगर गड़बड़ी की है वहीं से पैसा आया क्या। सूत्र यह बता रहे हैं कि राम मंदिर आंदोलन के दौरान सक्रिय रहे टिन्नू यादव बाद में ट्रस्ट से जुड़े लोगों के संपर्क में आ गए, मंदिर प्रबंधन से जुड़ी जिम्मेदारियां संभालते रहे। कुछ ही दिनों में टिन्नू यादव महेश नारायण के करीबी हो गए। महेश नारायण के निधन के बाद चंपत राय से ये जुड़ गए। टिन्नू यादव की पहचान एक भरोसेमंद सहयोगी के तौर पर मंदिर निर्माण की प्रक्रिया में उनकी जिम्मेदारी और बढ़ गई, क्योंकि उन्हें यह माना जाता रहा कि वो भरोसे के लायक है, भरोसे के आदमी है, लिहाजा भरोसा बढ़ता गया और उनकी जिम्मेदारी बढ़ती गई। टिन्नू यादव ट्रस्ट के वेतनभोगी कार्यकर्ता के रूप में जुड़े हुए।
मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था हो या फिर प्रबंधन की बातचीत हो, उन सब में टिन्नू यादव की अहम भूमिका है, यानी रुतबा है। अयोध्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास टिन्नू का हॉस्टल है। लोग ये बता रहे हैं कि आलीशान हॉस्टल है स्टूडेंट्स का, 70 वीवीआईपी कमरे। पूछताछ में एसआईटी हर पहलू पर नजर बनाए रख रही है कि आखिरकार जो पहले कभी मोटरसाइकिल से ऑटो से चला करता था, उसके पास इतना पैसा कहां से आया कि ये इतना बड़ा 70 कमरों का हॉस्टल बनाए। कथित गड़बड़ी के मामले में टिन्नू यादव का नाम लगातार चर्चाओं में बना है। हालांकि परिवार इन आरोपों को पूरी तरह खारिज कर रहा है। टाइम्स नाउ भारत से बातचीत में उनकी पत्नी ने कहा कि उनके पति को बेवजह टारगेट किया जा रहा है। वो अभी भी राम मंदिर में अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, कहीं भागे नहीं है। इनका घर देखिए, जो कहा जा रहा है कि आलीशान घर है, उसकी एक सच्चाई, चंदा की कथित चोरी जो मामला है उसमें इनका नाम सामने आया है। देखिए ये पूरा घर बना हुआ है। तो ये तो आपका तो आलीशान घर बताया गया है हमें। आप पत्नी है टिन्नू यादव जी? अच्छा, कब से जुड़े हुए हैं टिन्नू यादव जी मंदिर से? 97 से। अच्छा, 97 से जुड़े हैं। परेशान है आप? बहुत ज्यादा, क्योंकि एक हफ्ता 15 दिन से इतना मानसिक टेंशन हमको मिल रहा है कि आपसे हम क्या कहें। अच्छा, ये बताया गया है कि उनकी बहुत सारी गाड़ियां हैं, उनका भतीजा मनीष यादव जो कि वो भी ट्रस्ट से जुड़ा हुआ है। ऐसा सब झूठ है, सब झूठ है। गाड़ियां कहाँ, यहाँ गाड़ी आ पाएगी 4 चक्का? एक बार गली दिखा दीजिए, यहाँ पे देखिए सकरी सी गली है। उनके नाम 50 करोड़ की संपत्ति है, तो पहले इसको छाना जाए। अब तो ऑनलाइन सब होता है, खतौनी निकाला जाए क्या क्या उनके नाम है। ऐसा ये कहा जा रहा है कि पहले वो ऑटो चलाते थे और अचानक फिर उनके पास संपत्ति आ ऐसा गई। कुछ नहीं, ऑटो था, 2-3 ऑटो था। बहुत अच्छे परिवार से हम लोग हैं। हमारे ससुर जी नए घाट पे उनका दुकान था, अच्छा खासा होटल था। आरी बगल पूछेंगे किसी से, सब बताएंगे। ऐसा नहीं था। और चढ़ावा प्रक्रिया से कोई नाता नहीं? कोई देना नहीं भाई, उसमें बैंक वाले हैं। टाइम्स नाउ भारत से फोन पर बातचीत भी की टिन्नू यादव ने। खुद पर लगे आरोपों को खारिज कर दिया। अपनी सफाई में कहा कि वो ट्रस्ट का छोटा कर्मचारी है, फंसाया जा रहा है। सुनिए। आपके ऊपर जो ये आरोप लगाए जा रहे हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? आपका पक्ष क्या है? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि आप चढ़ावे की प्रक्रिया से जुड़े हुए थे, चढ़ावे में बेरोक टोक आपका आना जाना था, तो आपका पक्ष क्या है? क्या इस तरह का व्यवस्था थी वहां पर जिसमें आपका आना जाना संभव हो सके? ये सब गलत है जी, ये सब बिल्कुल गलत है जी। अच्छा, आपका राम मंदिर में भूमिका क्या है? मतलब वहाँ कौन सी जिम्मेदारी आप संभाल रहे हैं यादव जी? केवल वहाँ देख रेख करने की जिम्मेदारी। कहाँ साफ सफाई, कहाँ पंखा नहीं, कहाँ बिजली नहीं, ये मेरे पास कार्य था। अच्छा, इसका कितना वेतन आपको मिल रहा है? वेतन में 27,000 रुपए मिलते हैं। अच्छा, ये जो चढ़ावा प्रक्रिया है, ये कक्ष बना हुआ है, बाहर सीसीटीवी है, कर्मचारी तैनात रहते हैं? इससे कोई मेरा लेना देना नहीं। अच्छा, अब इसमें क्या वहां तक आपकी पहुंच थी? मतलब भले प्रक्रिया में शामिल न रहे हो, लेकिन जो निगरानी करने वाले लोग हैं, जो काउंटिंग करने वाले लोग हैं, उनसे आपका बातचीत, उनसे मिलना जुलना रहता था? कोई नहीं। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी की डायरी में दूसरा नाम केडी तिवारी का सामने आ रहा है। सूत्रों के मुताबिक मंदिर परिसर में आभूषण और कीमती सामानों के प्रबंधन से जुड़े पहलुओं को लेकर उनसे भी पूछताछ की जा सकती है। केडी तिवारी का नाम कथित अनियमितताओं की जांच में सामने आया है। उनके पास मंदिर में आभूषण प्रबंधन से जुड़ी जिम्मेदारियां हैं। 1.5 करोड़ की जमीन से जुड़े कुछ लेन देन की भी पड़ताल हो रही है। हाल के समझौतों और दस्तावेजों की जांच एसआईटी कर सकती है। केडी तिवारी मार्च 2024 में सेवादार के तौर पर जुड़े थे। हालांकि केडी तिवारी आरोपों को सार्वजनिक रूप से खारिज कर चुके हैं, वीडियो जारी कर अपना पक्ष भी रख चुके हैं। गोपाल राव निर्माण के प्रभारी और उनके भतीजे सोमेश आनंद दोनों सवालों के घेरे में हैं। ये तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का गेस्ट हाउस है। यहाँ पर सोमेश आनंद भी रहा करते थे और गोपाल राव भी रहा करते थे, तो यहीं से उनका मंदिर आना जाना हुआ करता था। हमने गार्ड साहब से पूछा भी कि क्या अभी गोपाल राव या सोमेश आनंद मिल पाएंगे, तो अभी कोई जानकारी नहीं दी जा रही है, कोई बताने को तैयार नहीं। एक बार पूछ रहे गार्ड साहब, अरे गार्ड साहब, सोमेश जी है नहीं क्या वाकई? राम मंदिर कार्यालय यहां से वैसे निकल गए सुबह? क्या सुबह निकले हैं क्या यहाँ से? नहीं, गोपाल जी तो यहीं रहते हैं, सोमेश जी भी यहीं रहते है। हाँ वही, वो सोमेश जी मंदिर में ही कार्यरत है। कहाँ रहते हैं फिर?
इसी कड़ी में एक और नाम है अनिल मिश्रा का। मंदिर ट्रस्ट से जुड़े अनिल मिश्रा को लेकर सूत्रों का दावा है कि बीते कुछ सालों में उनकी जीवन शैली और संपत्ति में आमूलचूल परिवर्तन आ गया, जिसके बारे में वेबसाइट जानकारी जुटा रही है कि सच क्या है, कि कैसे परिवर्तन आया। हालांकि उन पर अभी तक किसी भी आरोप की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। नवभारत की टीम जब अनिल मिश्रा के आवास पर पहुंची तो घर बंद मिला। पड़ोसियों और स्थानीय लोगों से बातचीत में यह जानकारी सामने आई कि पुराने पुश्तैनी मकान से अलग उन्होंने शहर के एक विकसित इलाके में नया घर बना लिया है। सिर्फ 5 साल के अंदर अनिल मिश्रा की संपत्ति में इतना बड़ा इजाफा कैसे हो गया, यह सब कुछ जांच के दायरे में। सब कुछ एसआईटी जांच के अधीन है। आरोप गंभीर है, लेकिन अंतिम सच वही होगा जो जांच एजेंसी यानी एसआईटी की रिपोर्ट और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर सामने आएगा। नवभारत इस पूरे मामले की हर परत पर नजर बनाकर रखे हुए। मेरा ट्रस्ट प्रशासन और सरकार से यही अपील है मेरी कि सच्चाई सामने आनी चाहिए। अब यह सच्चाई अलग बात है, कितनी भी कड़वी क्यों ना हो, लेकिन देश को जानने का हक है, राम भक्तों को जानने का हक। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में लिखा भी है, सिय राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। यानी जहां राम है वहां श्रद्धा है, और जहां प्रभु राम है वहां विश्वास है, और जहां विश्वास है वहां पारदर्शिता पर कोई सवाल नहीं होना चाहिए। लेकिन आज उन्हीं रामलला के दरबार से जुड़े चढ़ावे को लेकर सवाल उठ रहे हैं। तो फिर यह बातचीत हो रही है कि आखिरकार इस विश्वास का विश्वासघाती कौन है। और जब बात विश्वासघाती की आ रही है प्रभु राम के दान वाले में, तो चलिए सियासत की दुनिया में रुख करते हैं और सियासत की दुनिया में विश्वासघाती कौन है इसकी बातचीत अब हो जाएगी। क्योंकि महाराष्ट्र में बहुत कुछ हो रहा है। ऑपरेशन टाइगर की खबरें बहुत तेजी से चल रही हैं और खबर यह है कि उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना के ज्यादातर सांसद कभी भी टूट जाएंगे और एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल हो जाएंगे। और ऐसा नहीं कि यह बात हम कोई हवाई कर रहे हैं, 16 आने सच ये बात है जो जानकारी आ रही है। ऑपरेशन टाइगर की तैयारी चल रही है और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बारे में कहा जा रहा है कि अपने ऑपरेशन में वो लगे हुए हैं। हालांकि शिंदे से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और ना ही इसका खंडन किया और ना मंडन किया, बस मौन ही रहे। और सियासत में मौन का आप जानते हैं एक अलग महत्व होता है। खामोशी कई सवालों का जवाब होती है और शायद शिंदे की खामोशी भी सवाल का जवाब दे रही है। अब अगर उद्धव ठाकरे की पार्टी में वाकई टूट हो जाती है तो उनके 9 में से 6 सांसद पार्टी छोड़ देंगे, शिंदे के साथ चले जाते हैं, तो ये 4 साल बाद उनको लगा सबसे बड़ा झटका होगा। 2022 साल था और यही जून का महीना था। उनके विधायक टूटे थे और एकनाथ शिंदे के साथ चले गए थे। उस वक्त उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। उनके हाथों में शिवसेना की कमान हुआ करती थी। बाल ठाकरे की राजनीतिक विरासत उनके हाथों में थी। लेकिन फिर तारीख आ गई थी 21 जून। उसी साल 2022 जून के महीने में 39 विधायक को लेकर एकनाथ शिंदे ने पार्टी तोड़ दी और बीजेपी से हाथ मिला लिया। नतीजा यह हुआ कि एकनाथ शिंदे को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की कुर्सी मिल गई। उद्धव ठाकरे को सत्ता छोड़नी पड़ी और वो सन्नाटे में रह गए। एक तरीके से विधायक ही नहीं गए, कुछ समय बाद उद्धव ठाकरे की पार्टी का नामो निशान भी उनसे दूर चला गया शिंदे के पास। अब एकनाथ शिंदे ने भले ही मौन रखा हो सवाल के जवाब में, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनकी पार्टी मौन है। उनके विधायक कृपाल तुमाने क्या कुछ कह रहे हैं, आप उसको सुनिए। ये ऑपरेशन टाइगर के मामले में जो 7 सांसदों के साथ में हमारी चर्चा अंतिम क्षण में आ चुकी है। जैसा हम लोग ऑपरेशन करने किसी हॉस्पिटल में जाते हैं तो पहले इन्वेस्टिगेशन किया जाता है और वो इन्वेस्टिगेशन सारे रिपोर्ट्स आ चुकी है। अभी केवल ये डॉक्टर का अंतिम ऑपरेशन का जो दिन होता है, ऑपरेशन की अपॉइंटमेंट दिन आना है, ऑपरेशन के दिन आ जाएगा, उस दिन ये ऑपरेशन हो जाएगा। लेकिन वो हमारे साथ आएंगे, इतनी बात पक्की है। आ गए लगभग मानसून 17 के पहले में ये हो जाएगा। तो ऑपरेशन टाइगर चल तो रहा है। अब आप जानना चाहेंगे कि कब तक पूरा होगा, तो उसकी बातचीत। संसद का मानसून सत्र है। खबर है कि 21 जुलाई से यह सत्र शुरू हो सकता है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और शिवसेना के अध्यक्ष एकनाथ शिंदे के विधायक कह रहे हैं कि मानसून सत्र से पहले ही सारा ऑपरेशन पूरा हो जाएगा। वैसे इसकी आहट 2 दिन पहले ही उद्धव ठाकरे को लग गई थी कि उनके सांसदों पर उनके ही भूतपूर्व सहयोगी की टेढ़ी नजर है। रविवार को अपने आवास मातोश्री में उद्धव ठाकरे ने सांसदों की मीटिंग बुलाई थी। वो डैमेज कंट्रोल की एक कोशिश थी, लेकिन सिर्फ 4 सांसद ही पहुंचे थे। उद्धव के घर पहुंचने वाले लोकसभा सांसदों में अरविंद सावंत, अनिल देसाई, राजा भाऊ पराग, प्रकाश वाजे और संजय दीना पाटिल थे। लेकिन जो सांसद नहीं पहुंचे उन्होंने अपने कारण भी उद्धव तक पहुंचा दिए थे कि हम क्यों नहीं आ रहे। धाराशिव के सांसद ओमराजे निम्बालकर इसलिए नहीं जा सके कि उनका बेटा अस्पताल में भर्ती था, इसीलिए वो ऑनलाइन बैठक में जुड़े, ऐसा बताया गया। शिरडी के सांसद भाव साहेब वाकचौरे इसलिए नहीं आ पाए कि उनकी पत्नी की तबीयत खराब थी। हालांकि बैठक में ऑनलाइन वो भी जरूर जुड़े। हिंगोली के सांसद हैं
नागेश पाटिल अष्टकर एमएलसी चुनाव की तैयारियों के कारण मुंबई में नहीं जा पाए और इसीलिए वो भी बैठक में ऑनलाइन जुड़े। वहीं यवतमाल वाशिम से सांसद हैं संजय देशमुख। उनके बारे में खबर आई कि उनके घर में भी कोई कार्यक्रम चल रहा था जिसके कारण वो जाने में असमर्थ थे। परभणी से सांसद संजय हरिभाऊ जाधव ना तो मातोश्री पहुंचे ना तो ऑनलाइन जुड़े। हालांकि बाद में शिवसेना यूबीटी की तरफ से यह कहा गया कि उनकी उद्धव ठाकरे से फोन पर बातचीत हो गई थी और कुछ निजी कारण थे जिनका हवाला उन्होंने दिया था और बैठक में नहीं पहुंचे थे। इस लिहाज से अगर आप देखें कि उद्धव ठाकरे के सभी सांसद उनके साथ ही दिख रहे हैं और यही बात उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेता भी कह रहे हैं कि यह टूट होने वाली नहीं है। सहयोगी कांग्रेस के नेता भी ऐसी ही बात कर रहे हैं। परसों हुई मीटिंग में सभी 9 के 9 सांसद 5 लोग बाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और 4 लोग हम लोग तो इन पर्सन थे। तो इस तरह की कोई बात नहीं है, उससे अटकलें जो कोई लगा रहे हैं वो गलत है। ये सरासर गलत झूठ बात है। इस प्रकार की कोई जानकारी एक तो हमारे पास नहीं है। 4 दिन पहले ये सभी सांसद शिवसेना पार्टी चीफ उद्धव ठाकरे जी ने जो मीटिंग बुलाई थी उसमें शामिल हो गए थे। कुछ वहां आए थे, कुछ ऑनलाइन शामिल हो गए थे और सभी ने उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व पर विश्वास व्यक्त किया। उसमें से कुछ लोग तो ऐसे हैं जिसने किसी की बेटे की शपथ ली, किसी ने भगवान की शपथ ली, किसी ने साईं बाबा की शपथ ली और आखिरी दम तक हम यहाँ रहेंगे, इस प्रकार की भाषा। उद्धव जी ने मीटिंग ली थी परसों और उसमें सारे उपस्थित थे। जो आ नहीं पाए, पहुँच नहीं पाए, उन्होंने ऑनलाइन में भी उनके साथ डायलॉग किया है और आते 2-3 दिन में सब लोग आके मिलने वाले हैं। मेरे ख्याल से ये अफवाह होगी और जिसके एक भय निर्माण करने का ये इनकी स्टाइल है। चलिए बात जब जून के महीने की हो रही है, 4 साल पीछे तक चले गए तो थोड़ा और पीछे जाते हैं। 1966 में चले जाते हैं 19 जून के दिन, जब बाला साहब ठाकरे ने शिवसेना बनाई थी। शुरू में यह पार्टी मुंबई तक सिमटी थी लेकिन धीरे धीरे पूरे महाराष्ट्र पर इसका प्रभाव बढ़ता चला गया। समय गुजरा, समय के साथ शिवसेना में टूट भी होती गई। वो टूट का एक लंबा सिलसिला है। सबसे पहले 1991 में छगन भुजबल ने बगावत की और 18 विधायकों के साथ शरद पवार के नेतृत्व में कांग्रेस में शामिल हुए। इसके बाद साल 2005 आया। पार्टी तब टूटी जब उद्धव ठाकरे को कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने के विरोध में पूर्व मुख्यमंत्री नारायण राणे करीब 1 दर्जन विधायकों के साथ कांग्रेस में चले गए। उसी साल दिसंबर में बाल ठाकरे के भतीजे राज ठाकरे ने भी पार्टी छोड़ दी, क्योंकि बाला साहब ठाकरे के रुख से साफ हो गया था कि शिवसेना की विरासत वो बेटे उद्धव ठाकरे को देने वाले, भतीजे राज ठाकरे को नहीं मिलेगी, वो अलग चलेगा। ये तीनों बगावत बाल ठाकरे के जीते जी हुई, लेकिन इन तीनों बगावतों से पार्टी को कोई खासा नुकसान नहीं हुआ। इसकी एक बड़ी वजह यह थी कि बाला साहब ठाकरे खुद थे। लेकिन एकनाथ शिंदे ने बागी होकर न सिर्फ मुख्यमंत्री बनने का अपना सपना पूरा कर लिया, बल्कि शिवसेना के असली दावेदार भी वही बन गए। जबकि उद्धव ठाकरे को शिवसेना, उद्धव बाला साहब ठाकरे जो गुट है उसके नाम से संतोष करना पड़ा। अब उनकी पार्टी के नेता चाहे जितना दावा कर लें कि पार्टी चट्टान की तरह एकजुट है, असली शिवसेना वही है, लेकिन उद्धव ठाकरे को जरूर लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ दरक रहा है या फिर दरक सकता है। इसीलिए शिंदे की शिवसेना कह रही है कि अगले लोकसभा चुनाव तक यानी 2029 तक उद्धव का राजनीतिक भविष्य मिट्टी में मिल जाएगा। यानी टूट का अंदेशा उद्धव ठाकरे को भी सता रहा। इसीलिए जब सांसदों की बैठक अपने घर पर 2 दिन पहले बुलाई थी तो उद्धव ने कहा था कि अगर जाना है तो खुशी खुशी चले जाएं। आज का दिन शायद मेरा ना हो, लेकिन कल निश्चित रूप से मेरा होगा। तब तक हमें धैर्य रखना होगा और यह सब सहना होगा। यानी उनको यह लग रहा है कि जो बचे खुचे साथी हैं वो साथ छोड़कर जाने वाले हैं। तो सवाल है कि उद्धव ठाकरे आगे करेंगे क्या? तो जवाब यही है कि इंतजार करेंगे, क्योंकि इसके अलावा उनके हाथ में कुछ दिखाई नहीं देता। दरअसल पिछले कुछ समय से विपक्षी दलों में भगदड़ मची है। विपक्षी दलों के सांसदों के सारे रास्ते सत्ता के चौराहे की तरफ भागे चले जा रहे हैं। मई महीने में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के 10 सांसद पार्टी छोड़ गए थे और बीजेपी में जाकर शामिल हो गए। उसी तरह टीएमसी, बगाल चुनाव का नतीजा आया, भगदड़ मच गई टीएमसी में। 28 लोकसभा सांसदों में से 20 ने पार्टी छोड़ दी, जाकर एनसीपी में मिल गए। इसीलिए जब उद्धव ठाकरे को भनक लगी कि उनके सांसदों पर भी डोरे डाले जा रहे हैं, तो उन्होंने हालात को संभालने की कोशिश की। तो ये हालात है। खैर, बात हालात संभालने की हो रही है, तो एक और हालात है जिसे संभालने की कोशिश अब की सरकार कर रही है, और ये हालात है परीक्षा के, और ये छात्रों के भविष्य से जुड़ा हुआ हालात है।
21 जून को होने वाली है नीट की परीक्षा, री एग्जामिनेशन। इससे जुड़ी हुई एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। पेपर लीक की अफवाहों और फर्जीवाड़े पर सीधा प्रहार किया है केंद्र सरकार ने, डिजिटल स्ट्राइक किया है। देश में टेलीग्राम मैसेजिंग ऐप पर बड़ी पाबंदी लगा दी है, अस्थायी रोक लगा दी है। अफवाहों का बाजार गर्म करने वाले टेलीग्राम पर सरकार ने सीधा एक्शन लिया है। मकसद सिर्फ एक है कि परीक्षा की पवित्रता को हर हाल में बचा लिया है, क्योंकि यह सिर्फ एक एग्जाम नहीं है, यह एनटीए के वजूद और 22 लाख परिवारों के भरोसे का फाइनल टेस्ट। सरकार ने साफ कर दिया है कि 21 जून की नीट परीक्षा में कोई लीक नहीं होगी, फुल प्रूफ परीक्षा होगी। ना ही लीक की कोई झूठी अफवाह उड़ेगी, इसके भी पूरे इंतजाम कर दिए गए और इसीलिए टेलीग्राम को बंद किया गया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है यानी एनटीए, जिसके ऊपर जिम्मा है कि यह परीक्षा ठीक से करवाओ। एनटीए ने आज एक प्रेस रिलीज जारी किया और इस प्रेस रिलीज में कहा गया है कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी मेटी ने आईटी कानून 2000 की धारा 69(a) का इस्तेमाल किया है और इस अधिकार के तहत पूरे देश में टेलीग्राम पर अस्थायी रोक लगा दी गई है। मैसेजिंग ऐप है टेलीग्राम, जिस पर 22 जून तक यह रोक रहेगी। 30 जून तक टेलीग्राम पर भेजे गए पुराने मैसेज भी एडिट नहीं हो पाएंगे। मकसद सिर्फ इतना है इस कार्रवाई का कि फर्जी सबूत और पेपर लीक की अफवाहों को जड़ से खत्म किया जाए, क्योंकि यह माना जा रहा है कि यह सब कुछ फैलता टेलीग्राम के जरिए। सबसे पहले एनटीए के मुताबिक कुछ जालसाज टेलीग्राम के एडिट फीचर का फायदा उठाकर परीक्षा के बाद पुराने मैसेजेस में असली पेपर की फाइल जोड़ देते थे। इससे यह झूठा भ्रम फैलता था कि पेपर पहले से ही लीक हो गया। अब इस धांधली पर पूरी तरीके से ब्रेक लग गया है। So electronics and IT have got such reports from other agencies as well. So I think one, it has been done for the interest of examinations, but Telegram has been a channel which has been misused, abused for a very, very long time for several factors. और ऐसा नहीं कि सरकार ने अचानक से टेलीग्राम पर बैन लगा दिया, अस्थायी रोक लगा दी। दरअसल पिछले कुछ दिनों से टेलीग्राम और सोशल मीडिया पर फिर से वही झूठा खेल शुरू हो गया था। कुछ टेलीग्राम चैनल्स 21 जून के पेपर उनके पास होने का दावा कर रहे थे कि पेपर फिर से लीक है, ले लो यहीं से पेपर। लेकिन पीआईबी फैक्ट चेक ने इसे पूरी तरह से फेक करार दिया कि यह सब कुछ गलत है, कुछ नहीं ऐसा है। और छात्रों से साफ तौर पर यह कह दिया गया कि किसी भी अनजान व्यक्ति को पैसे मत दीजिए, अनवेरिफाइड कंटेंट शेयर करने से बचिए, क्योंकि यह अफवाह फैलाने के दायरे में आ जाएगा। कोई लीक नहीं हुआ है। अहमदाबाद पुलिस ने भी ऐसे ही अफवाह गैंग के 2 ठगों को गिरफ्तार भी कर लिया। यह तस्वीर आपके सामने है जिनकी गिरफ्तारी हुई। इधर बिहार के मुजफ्फरपुर में भी पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो टेलीग्राम के जरिए युवाओं को फंसा रहा था। अब तक इस मामले में 5 गिरफ्तारियां हो गई। मई माह में नीट परीक्षा का फर्जी प्रश्न पत्र तैयार कर टेलीग्राम के माध्यम से ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ था। उस समय एक मुख्य अभियुक्त मनीष झा की गिरफ्तारी हुई थी। इसी जांच के क्रम में एसआईटी लगातार कार्यरत थी और फिर जांच के क्रम में 4 अन्य अभियुक्तों को पकड़ा गया है जो मुख्य अभियुक्त के साथ काम कर रहे थे और जो नीट परीक्षार्थी हैं उनको झांसा देकर, फर्जी प्रश्न पत्र का झांसा देकर टेलीग्राम चैनल के माध्यम से पैसा उगाही कर रहे थे। याद कीजिए, पिछले महीने 3 मई की तारीख नीट परीक्षा हुई और 4 दिन बाद ही एक विसल ब्लोअर ने हड़कंप मचा दिया। जांच में यह सामने आया कि व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर तैर रहे एक गेस्ट पेपर के 120 सवाल असली पेपर से हुबहू मिल रहे हैं। गोपनीयता तार-तार हो गई थी और सरकार को परीक्षा रद्द कर जांच सीबीआई को सौंपनी पड़ी कि आखिरकार ये लीक कैसे हुआ, इसकी जांच करो। अब 21 जून को होने वाली परीक्षा सिर्फ 22 लाख छात्रों का नहीं बल्कि खुद एनटीए और सरकार की साख का सवाल बना हुआ है, फाइनल टेस्ट बना हुआ है कि इसमें पास होना ही होना है, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। एक छोटी सी चूक भी इस बार एनटीए के लिए फांसी का फंदा साबित हो सकती है। लोग पहले से ही मांग कर रहे हैं कि ऐसा एनटीए किस काम का। एनटीए के सामने 3 सबसे बड़ी चुनौतियां हैं। पहली चुनौती तो यह है कि किसी भी कीमत पर पेपर लीक नहीं होना चाहिए, मतलब नहीं होना चाहिए। इस बार अगर एक भी सेंटर में अव्यवस्था हो गई, पेपर देरी से पहुंचा या फिर किसी भी तरह की गड़बड़ी की खबर आ गई तो जनता का बचा खुचा भरोसा भी खत्म हो जाएगा और लोग कहेंगे कि हटाइए इस एनटीए को। लोग वैसे भी पहले से मांग कर रहे हैं। पेपर को प्रिंटिंग प्रेस से लेकर परीक्षा केंद्र की मेज तक सुरक्षित पहुंचाना भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। डिजिटल लॉक्स, जीपीएस ट्रैकिंग और बैंकों के स्ट्रॉन्ग रूम्स का सही तालमेल बिठाना एनटीए के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। एनटीए की यह भी जिम्मेदारी है कि परीक्षा हॉल में एक ऐसा माहौल बने जहां छात्र बिना किसी मानसिक दबाव या शंका से पेपर दे सकें। ऐसा नहीं कि दुनिया भर का तनाव लेकर वो बैठ जाएं, फिर वो परीक्षा क्या देंगे। चैलेंजेस हैं, चुनौतियां हैं और इनको देखते हुए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी एनटीए ने भी नीट एग्जाम में इस बार कई बड़े बदलाव किए। अब तक नीट यूजी परीक्षा के लिए कुल 180 मिनट का समय दिया जाता था, लेकिन टाइम बढ़ा दिया गया है, 15 मिनट एक्स्ट्रा दिया गया है। टाइम है 195 मिनट।
साथ ही छात्रों को रफ वर्क के लिए पहले की तुलना में 2 गुने पेज दिए जाएंगे। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शुरू होगी और शाम 5:15 बजे तक परीक्षा चलेगी। एनटीए का कहना है कि इस बदलाव का मकसद सिर्फ इतना है या यह सुनिश्चित करना है कि एग्जाम प्रोसेस में छात्रों का समय किसी भी हालत में प्रभावित ना हो और वो पूरे समय का उपयोग क्वेश्चन को सॉल्व करने में कर सके, दूसरा कोई तनाव उनके पास ना हो। पिछले पेपर लीक विवाद के बाद इस बार शिक्षा मंत्रालय, एनटीए, गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, सीबीआई, इंटेलिजेंस ब्यूरो, राज्य सरकारें और सुरक्षा एजेंसियां एक साथ काम कर रही हैं, सिंक होकर काम कर रही हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने साफ कहा है कि छात्र सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दें, परीक्षा पर ध्यान दें। परीक्षा की सुरक्षा और व्यवस्था की पूरी जिम्मेदारी सरकार ने खुद संभाल रखी। देखिए, नीट की परीक्षा दोबारा 21 जून को होगा। मैं आप सभी के माध्यम से नीट की सारे विद्यार्थियों को अपील करता हूं, आप भरोसा करके पढ़ाई में मन लगाइए। 21 को बहुत व्यवस्थित तरीके से नीट की परीक्षा की जाएगी। आपके माध्यम से मैं सभी को अपील करता हूं, सभी समाज की सहयोग चाहिए। अब ऐसा भी नहीं है कि तैयारी सिर्फ नियमों में हो रही है, सुरक्षा में भी हुई है। इतिहास में पहली बार किसी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए वायुसेना को मैदान में उतारा गया है। इस बार नीट के क्वेश्चन पेपर्स को सड़क से नहीं बल्कि सीधे आसमान से लैंडिंग करवाया जा रहा है। हेलीकॉप्टर्स की मदद दी जा रही है वायुसेना के। पहली बार सेना और सशस्त्र बलों को किसी राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा कराने के लिए लॉजिस्टिक्स की जिम्मेदारी सौंपी गई है ताकि किसी भी तरह के पेपर लीक या फिर धांधली की संभावना को पूरी तरह खत्म कर दिया जा सके। वायुवीरों के कंधों पर जिम्मेदारी है कि हेलीकॉप्टर से प्रश्न पत्रों को सुरक्षित रूप से पहुंचा दिया जाए। एयरफोर्स के विमान से पेपर पहुंचने के बाद ऐसी 3 लेयर सिक्योरिटी बना दी गई है जिसे भेद पाना किसी के लिए मुमकिन नहीं है, असंभव है। यह चक्रव्यूह कुछ इस तरह से बनाया गया है जिससे चूक होने की संभावना बिल्कुल न रहे। पहला घेरा रहेगा जो 3 लेयर सिक्योरिटी का है, उसमें पहला घेरा है जिला प्रशासन और सशस्त्र पुलिस बल के जवानों का, जिन पर पेपर ले जा रहे वाहनों को एस्कॉर्ट करने की जिम्मेदारी है। दूसरा घेरा होगा जिसमें विशेष सुरक्षा एजेंसियां हैं। तीसरा घेरा है तकनीक और सीसीटीवी सर्विलांस का, जिसमें हर चीज पर बारीकी नजर रखी जा रही है। इतना ही नहीं, नीट का पेपर सेट करने वाले एक्सपर्ट्स को अज्ञात लोकेशन पर लॉकडाउन में रखा गया है। उनके मोबाइल फोन भी जब्त कर लिए गए। पेपर के बॉक्स डिजिटल लॉक्स में हैं, जो तय समय पर ही खुलेंगे। गाड़ियों की जीपीएस ट्रैकिंग हो रही है। परीक्षा केंद्रों पर मोबाइल या फिर ब्लूटूथ से नकल रोकने के लिए हाईटेक जैमर्स लगा दिए गए हैं ताकि कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वहां पर काम ना करे। 21 जून को होने वाली नीट यूजी परीक्षा को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। तैयारियां जो है वो चल रही हैं। वायुसेना की भी मदद ली जा रही है ताकि सुरक्षित जो पहली बार जब प्रश्न पत्र की ढुलाई हो बहुत ही सुरक्षित तरीके से हो। इसके अलावा जो छात्र सेंटर्स पर पहुंचेंगे वहां पर हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगे होंगे, सुरक्षा के कड़े इंतजाम होंगे। फेस जो वेरिफिकेशन है वो किया जाएगा, बायोमेट्रिक सत्यापन होगा, यानी कि बच्चों को पूरी सुरक्षा के घेरे में रखा जाएगा। इसके अलावा जो पेपर्स तैयार किए जा रहे हैं नीट के लिए, जो टीम बनाई गई है एक्सपर्ट्स की, उन्हें भी लॉकडाउन में रखा गया। एक तरह से गोपनीय जगहों पर उनको रखा गया और जब तक एग्जाम्स खत्म नहीं हो जाते हैं वो सभी लोग इसी तरह से रहेंगे। उनके पास ना ही इंटरनेट की सुविधा है, ना ही फोन उनके पास उपलब्ध है। 21 जून को रीनीट के लिए सरकार ने अभेद्य किला तैयार किया है। आसमान से लेकर जमीन तक हर तरफ पैनी नजर है। जब परीक्षा की घड़ी आएगी तो एग्जाम में शामिल होने वाले 22 लाख छात्र और उनके माता पिता की आंखें उसी भरोसे पर टिकी होंगी जो पिछली बार टूट गया था। और उम्मीद करते हैं कि इस बार यह भरोसा बना रहेगा बल्कि और मजबूत होगा। अब चलिए, चक्रव्यूह चूंकि पब्लिक व्यू का शो है तो कुछ दर्शकों की राय आपके सामने रखते हैं। वीए पासी हमारे दर्शक हैं। उनका यह कहना है कि जिनके नेता राम मंदिर नहीं गए वो चंदे की चिंता कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं, ये सवाल है उनका। छीतरमल हमारे एक दर्शक हैं जिन्होंने कहा है कि राम मंदिर के लुटेरों का एनकाउंटर हो और उनकी संपत्तियों पर बुलडोजर चला दिया जाए, कार्रवाई करती जाए। हमारे एक दर्शक प्रदीप हैं जिनका कहना है कि मंदिर में भरत ही नहीं है, इसीलिए चढ़ावा देने वाले खुद ही फंस गए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। एक जरूरी बात आपसे करनी है और दर्शकों जरूरी बात यह करनी है और यह बात सुनकर आपको खुशी भी होगी। दरअसल टाइम्स नाउ भारत पर रात 8:50 से आने वाली न्यूज की पाठशाला कल से एक नए रूप में आपके सामने होगी। कल से यानी 17 जून से टेलीविजन न्यूज इंडस्ट्री की मशहूर एंकर रूबिका लियाकत के साथ पाठशाला में क्लास लगेगी और सबकी क्लास लगेगी। याद रखिएगा तारीख 17 जून और 17 जून कल ही है। 8:50 पर न्यूज की पाठशाला रूबिका लियाकत के साथ। एक छोटी सी गुजारिश और, खुद तो आप जान गए
लेकिन जिम्मेदारी आपको आगे बढ़ाना है। जिम्मेदारी निभाइए, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, सबको मैसेज करिए, फोन के जरिए बताइए कि कल से टाइम्स नाउ नवभारत पर न्यूज की पाठशाला 8:50 पर रूबिका लियाकत के साथ।